नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आर ओ का डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम लगा हुआ है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने सारी चीज़ें रीडिंग तो कर ली होगी, जो बुक्स अथेंटिक बुक थी वो सारी चीज़ें पढ़ ली होगी। तो अब क्या है, प्रैक्टिस करने की बारी आती है कि क्वेश्चन सॉल्व करें, पेपर को एनालिसिस करें, कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या हम उसको कितने टाइम में अटेंड कर पा रहे हैं। तो देखिए, ये पेपर 140 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 2 घंटे का समय रहता है। और यहाँ पे हम जीएस वर्ड का जो IAS PCS की कोचिंग है उसके मॉक टेस्ट जो बनाए गए हैं वो सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं जीएस वर्ड की कि बहुत से लोगों ने तो ऑफलाइन ही ज्वाइन कर लिया होगा और सॉल्व कर लिए होंगे, तो वो बहुत अच्छी बात है। बट अगर जिसने नहीं कर पाया, कहीं अवेलेबल नहीं हो पाते, कहीं हो जाते, तो उसके लिए डिस्कशन है। तो आप इस वीडियो में फुल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ अपना इसका डिस्कशन भी देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपी PCS RO इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषताएं टेराकोटा के बैल हैं जिन्हें बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। यहाँ से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, परंतु प्रस्तर एवं लघु पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं। यहाँ की प्रमुख विशेषता काला एवं लाल मृत भांड है जिन पर रेखीय और सफ़ेद बूंदों वाले डिजाइन बने हुए हैं। तो इसमें से हमें बताना है कि ये तीनों कथन है किसके बारे में। तो किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 23 का आपका होगा ऑप्शन बी मतलब आहार या आहार संस्कृति। तो आहार या आहार संस्कृति थी, उसके लिए तीनों कथन कहे गए हैं। आहार या आहार संस्कृति उदयपुर जिले में आहार नदी के तट पर स्थित, इसलिए इसे आहार संस्कृति भी कहा जाता है। अतः दी गई सभी विशेषताओं में संबंध यही दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चरेवती या चरेवती शब्द का उल्लेख मिलता है। तो चरेवती शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, ये आपका मिलता है ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण में। कौन से में, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। चरेवती मतलब अर्थात बड़े चलो, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलन करना है, जिसमें नदी और पौराणिक नाम, इनके नदियों के पौराणिक नाम क्या थे वो बताने हैं। तो इसका ऑप्शन आपका जैसे झेलम है, झेलम को क्या कहा जाता था, बतिस्ता सही है। फिर आपका सतलुज को सतुत्री सही है। चिनाब को क्या, अस्किनीस, ये चिनाव का अस्किनी हो जाएगा। रावी को क्या कहा जाता था, परुष्णी, तो रावी का परुष्णी। तो ऑप्शन 1 का 1, 2 का 2, सी का 4 होना चाहिए। 1 का 1, 2 का 2, सी का 4, ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैखानस एवं सारकर सामवेद के अन्य नाम है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है, ये बताना है आपको। सामवेद की 3 शाखाएं गौतम संहिता, रामायणीय संहिता तथा जैमिनीय संहिता विभक्त हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जिसमें तीनों उपयुक्त, तीनों कथन सत्य हैं। क्या बताना था, सत्य। तो तीनों सत्य हैं किसमें, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, मतलब सामवेद का संबंध गीत संगीत से है। ठीक है, साम का अर्थ होता है गाना। बैखानस एवं सारकर साम के अन्य नाम है। सामवेद की महत्ता थी। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं जो दी गई उसमें कौथुम संहिता, रामायणीय संहिता तथा जैमिनीय संहिता, ये तीनों आपके सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम नेक्स्ट 27 पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ध्यान देना, इसमें हम बताना सुमेलित नहीं है, तो इसको ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका कि बी, न्याय गौतम से नहीं है। उत्तर मीमांसा आपका जैमिनी से सही है। और आपका सांख्य बादरायण से सही है। वैश्विक उल्लूक से नहीं। जैसे न्याय की अगर बात करें तो न्याय आपका है गौतम से। कौन सा क्वेश्चन नंबर, हाँ 27 का आपका बी ऑप्शन सही है। बी का मतलब होगा 2 और 3 सुमेलित नहीं है, सॉरी 2 और 3 सुमेलित नहीं है, बकाया हाँ और सारे सही है। तो क्या है इसमें, न्याय है आपका किससे, गौतमी से, सही है, न्याय वाला सही हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन बी है इसका। तो न्याय वाला आपका सही है। और आपका नेक्स्ट लिखा उत्तर मीमांसा, तो बादरायण से, तो ये इसका इधर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर मीमांसा के बाद सांख्य जो कपिल से, कपिल दिया नहीं गया। वैश्विक है वो आपका काणाद या उल्लूक से, तो ये भी सही है। मतलब ये दोनों सही नहीं थे। और जेमिनी जो वर्ड आया है वो जेमिनी किसके लिए थे, पूर्व मीमांसा के लिए होता है। ठीक है, न्याय गौतम से, योग आपका पतंजलि से होता था। तो इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पड़ी व्यापार के साथ साथ मवेशियों की चोरी भी करते थे और उन्हें आर्यों का शत्रु माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में पशुओं की बलि देने की प्रथा प्रचलन हुआ। ये बताना है कि पड़ी व्यापार के साथ साथ मवेशियों की चोरी भी करते थे, जिन्हें आर्यों का शत्रु भी कहते थे। आर्य और अनार्य की बात करेंगे, आर्य जिसे ज्ञाता कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में पशुओं की बलि देने की प्रथा प्रचलन हुई थी। तो ये आपको बताना प्रचलन में थी या नहीं थी। तो दोनों कथन यहाँ पे ए और दो दोनों सही है, क्योंकि पड़ी लोग व्यापारी होते थे और ये व्यापार के साथ साथ मवेशियों और गाँव को चोरी भी किया करते थे, इसलिए यार लोग इन्हें शत्रु मानते थे। दूसरा है उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में पशुओं की बलि देने की प्रथा का प्रचलन हुआ था। तो आपका ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। में लिखा है कि निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से विजयनगर में स्थित है। तो हमें बताना विजयनगर में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं। तो विट्ठल स्वामी ये भी है और हाजरा रामा स्वामी, ये दोनों, मतलब हम बोल सकते हैं कथन बी दोनों सही है। दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिरों की मरम्मत कृष्णदेव राय ने की थी। उन्होंने विजयनगर में विट्ठल स्वामी और हाजरा रामा स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा द्वितीय बौद्ध संगति की किसने किया था। तो द्वितीय बौद्ध संगति आपका बी ऑप्शन होगा यहाँ पे, साबक मीर। कौन था, साबक मीर। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता साबक मीर ने की थी। 383 ईस्वी में काला सूख के शासनकाल में ये हुई थी, जिसकी अध्यक्षता साबक मीर या सर्वकामनी ने की थी। इसमें भिक्षुओं में मतभेद बड़े कारण स्थिवर एवं महासंघिक में विभाजन का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा कथन महायान शाखा से संबंध है। तो हमें महायान हीनयान जो शाखा थी उनके बारे में बताना है। तो बौद्ध धर्म की जो प्रमुख दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो किसमें इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 31 सी, केवल इसमें साहित्य संस्कृत भाषा में है। मूर्ति पूजा तथा भक्ति में विश्वास नहीं है, तो सिंपल सा नहीं था। इसमें बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में दर्शाया नहीं। वहाँ पे जब वो किसी की बात ही नहीं करते तो वो नेचुरलिटी की बात करते कि प्राकृतिक चीज़ों को ऐसा बस बात करते थे। तो 31 का आपका सी हो जाएगा। सी में मतलब केवल आपका एक सही विकल्प बताना था, तो इसमें एक हो जाएगा कि बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हीनयान और महायान थी। महायान में बुद्ध को एक देवता के रूप में दिखाया गया है। इसमें मूर्ति पूजा का विधान मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा का उल्लेख था। इस शाखा में साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो क्या बताया गया यहाँ पे, महायान में बुद्ध की मूर्ति पूजा भक्त विश्वास है, जिसमें बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में दर्शाया गया है। केवल एक सही है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से ऊपर वाला सही, नहीं, तो हम केवल एक सही है तो तीसरा वाला सही मानेंगे। कौन सा मानेंगे, तीसरा। इसमें केवल बुद्ध को एक पुरुष के रूप में दर्शाया गया, शायद संस्कृत भाषा में लिखा गया था। हाँ, साहित्य इसमें जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था ये सही होगा, क्योंकि इसका 31 का सी है। सी मतलब केवल एक, तो केवल एक सही कूट की सहायता सही विकल्प कथन महायान। अच्छा, महायान के बारे में पूछा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के पतन के कारणों से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म के पतन के कारणों का संबंधित बताना 32 में कि बौद्ध धर्म के कर्मकांडों का प्रारंभ या बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों के जीवन में दूर जाना, बौद्ध व्यवहारों में कुरीतियाँ, तो उपरोक्त सभी थे कहीं ना कहीं ये चीज़ें
सारी चीज़ें थी। बौद्ध धर्म के पतन का यही कारण थे। बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ होना, बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से जीवन से दूर जाना, मूर्ति पूजा का प्रारंभ, भक्तों से भारी मात्रा में दान लेना, तो बौद्ध व्यवहार में कुरीतियाँ आना, कुछ शासकों का बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण भी था। ये सारी चीज़ें आपकी थी बौद्ध धर्म से दूर जाने की। जैसे कर्मकांड तो लिखा है, भिक्षुओं का नाम, लोगों के जीवन से दूर जाना, और बौद्ध व्यवहारों में कुरीतियाँ। 31 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन संगीति का आयोजन हुआ था? तो जैन का 31 का डी हो जाएगा आपका। जैन संगीति का हुआ था वल्लभी में। कहाँ हुआ था? वल्लभी में। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसकी अध्यक्षता देवाधिश्रवण ने की थी। इसमें जैन धर्म के 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया है। 31 हो गया, अब सॉरी 33 हो गया। अब 34 नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा है, ये बहुत अच्छा पेपर बनाएगा क्योंकि इसमें सारे टॉपिक क्लियर कवर हो रहे हैं। जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हड़प्पा संस्कृति, सारी चीज़ों को उन्होंने पूरा हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश की। 34 क्वेश्चन है, नंबर है, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें अभी स्टेटमेंट मिल गए हैं जैन धर्म के ऊपर। महावीर स्वामी का पहला शिष्य स्वयं का दामाद ही था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए थे। तो बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। यहाँ कह रहा है कि केवल 2, तो केवल 2 सही है। महावीर स्वामी का जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह के निकट वितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया था। जमाली इनका प्रथम शिष्य था जो इनका दामाद भी था। लेकिन ठीक है, प्रथम शिष्य तो था, लेकिन क्या इन्होंने उपदेश कैसे दिया था? वितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया था पहला उपदेश राजगृह में। तो असत्य बताने थे इसमें से, तो केवल 2 असत्य है, मतलब पहला सही है। तो कौन सा पहला सही है? महावीर स्वामी का पहला शिष्य उनका दामाद था और उपदेश संस्कृत भाषा में नहीं थे, ये प्राकृतिक पाली भाषा का यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो सम्मिलित कीजिए कि कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें। क्या है इसमें लिखा है कि सैंडोकोट्स आपका किससे मैच करेगा? तो जस्टिन से सही है। एंडोकोट्स आपका किससे मैच करेगा? ये एरियन से सही है। सैंडजोकोप्टस ये आपका फिलार्कर से मैच करेगा। और बिरसल मुद्रा राक्षस, तो इसका 1 2 3 4 लगातार हो जाएंगे, ये ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, सैंडोकोटस जस्टिन्स और एंडोकोटस आपका एरियन, सैंडेजोकोप्टस फिलार्कस, बिरसल और मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। ये ध्यान देना कि असत्य पूछा है, सत्य पूछा है, तो असत्य कथन की पहचान करनी है 36 में कि अशोक के अभिलेख केवल खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। देखते हैं क्या सही है गलत। ये तो सही लग रहा है। साहेबाज गढ़ी शिलालेख जो अशोक से संबंधित पाकिस्तान में स्थित है, पता नहीं, चेक करते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ण जुती हुई या आकर्षण बिना जुती हुई तथा स्थल ऊंची भूमि का उल्लेख किया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पहला ही एक सही लग रहा था जिसमें क्या था आपका कि अशोक के अभिलेख केवल खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। बहुत अच्छे से आप लोग इसको बार बार पढ़े होंगे कि अशोक के अभिलेख राजादेश के रूप में जारी किए गए थे और पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया था। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपि में, तो 4 भाषा थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमाइक लिपि में। इन सभी की भाषा प्राकृतिक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या है। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपका माना जाता है कनिष्क को नहीं, कुजुल कडफिसेस को नहीं, बिम कडफिसेस थे इनको माना जाता है, और हुबिक थे वो भी नहीं। तो यहाँ पे कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक बिम कडफिसेस को माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कडफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी, लेकिन तो स्थापना किसने थी? कुजुल कडफिसेस ने। लेकिन भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक बिम कडफिसेस को माना जाता है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना कि स्थापना किसने कुजुल कडफिसेस ने की थी, बिम कडफिसेस को उसका वास्तविक शक्तिशाली राजा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं।
38 में लिखा है कि शक राजा रुद्रदामन प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्कृत भाषा का संरक्षण किया था इन्होंने, देखते हैं क्या है, सही है, लग तो रहा। सुदर्शन झील का निर्माण, हाँ इन्होंने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण कराया, सही है। जूनागढ़ अभिलेख से संबंध, सिंपल सा, इससे सारी चीज़ें देख रही हैं कि रुद्रदामन का वर्णन आपका जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ये तो ऑप्शन उपयुक्त सभी मतलब ए हो जाएगा। भारत में शकों का सबसे प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन, तो ये शक संप्रदाय डायनेस्टी से थे, रुद्रदामन थे। इसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ। यह संस्कृत भाषा का संरक्षण था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। निम्नलिखित निगमों से सही सम्मिलित कीजिए। अधिकारी और विभाग को बताना क्या थे अधिकारी और कौन से विभाग थे। तो महाबलाधिकृत जो थे किस उससे जुड़े हुए थे, तो ये आपके सेनापति महादंडनायक थे। तो महाबलाधिकृत आपके हो जाएंगे सेनापति महादंडनायक से। फिर आपका पूछा था, या हम इसको न्यायाधीश भी बोल सकते हैं। दूसरा है आपका कि संधि विग्रह। संधि विग्रह कौन था, युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित। तो युद्ध तथा संधि से वो तो सामने ही है, ठीक है। और महाप्रतिहार राजा प्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये पुलिस अधिकारी हो सकता है। महाप्रतिहार कौन सम्मिलित हैं, सही सम्मिलित हैं, तो सही सम्मिलित केवल एक ही हुआ। तो ऑप्शन बी केवल 2 वाला, मतलब एक हुआ तो नंबर 2 का, क्योंकि वही पहले था, महाप्रतिहार तो नहीं था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन केवल 2 संधि विग्रह युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित था। तो सेनापति आपका महादंडनायक महाबलीकृत था। संधि विग्रह युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित था। महाप्रतिहार राजा प्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में शामिल था। तो चंद्रगुप्त के सेकंड के नवरत्नों में शामिल कौन था, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 40 में। इसमें लिखा है कि आपका ऑप्शन सी कालिदास और अमर सिंह दोनों ही चंद्रगुप्त सेकंड नवरत्नों में शामिल थे। बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के ने विक्रमादित्य विक्रम एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। बहुत मतलब पावरफुल थे। विक्रमादित्य विक्रम परम भागवत इस टाइप की ऐसी उपाधियाँ इन्होंने महाराजाधिराज, तो महाराजाधिराज तो नहीं कहा गया, लेकिन विक्रमादित्य विक्रमांक परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटकरपर, बारामिहिर, बहुरुचि जैसे नवरत्न मौजूद थे। आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख कुमार गुप्त प्रथम के समय के प्राप्त हुए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी गुप्तकालीन जो अभिलेख मिले हैं वो कुमार गुप्त प्रथम के दौरान। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। तो ये आपका ऑप्शन ये सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि तोलकाप्पियम का एक व्याकरण ग्रंथ है। संगम काल में तीनों संगमों का आयोजन पांड्य राज्य में हुआ था। तो इसको देखना है क्या ये सही है या नहीं है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी का मतलब है दोनों सही। तो तोलकाप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है। संगम काल में तीनों संगमों का आयोजन पांड्य राज्य में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है कि संगम युग से संबंधित दिए गए कथनों का सत्य है कि संगम से आशय तमिल कवियों से। तो वहाँ पे जितने संगम जो कवियों को समूह को हम संगम कहते थे कि लोग बैठते थे, सभाएं होती थी, उसी को संगम कहा गया। उसमें सब कवि रहते थे। संगम शब्द का प्रयोग नैयार या अप्पार ने किया था। कुल 3 संगमों का आयोजन पांड्य राज्य में हुआ। वही दूसरे संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम है। तो एक जो तमिल व्याकरण का ग्रंथ है तोलकाप्पियम, जो कि प्राचीनतम उपलब्ध संगम साहित्य है। आपका ये क्वेश्चन नंबर था आपका 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43।
43 में लिखा है कि संगम युग में शिल्पाधिकारम क्या है। तो शिल्पाधिकारम क्या था संगम युग में? तो संगम युग में शिल्पाधिकारम आपका था महाकाव्य। तो एक शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य था, जिसमें क्या है कि शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य का एक महाकाव्य था। इसके लेखक जो थे वो इलंगो आदिगल थे। कौन थे? इलंगो आदिगल, जो कि जैन थे। इस पुस्तक पर जैन धर्म का प्रभाव दिखता है। इसे तमिल साहित्य का रत्न कहा जाता था। बेली उस शब्द का समूह भूमि मापन का पैमाना था। मतलब बेली की बात करें, जो बेली उस समय में भूमि मापन के लिए एक पैमाना था। करोई इरे या करे भूमि करता। तो इस टाइम पे जो करोई बोलें या इरे बोलें या करे बोलें, ये सभी भूमि करता है। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। 44 को देखते हैं। 44 में लिखा है कि प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिखा है जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही न हो। उपयुक्त कथन किसका है? क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिखा है जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही न हो। मतलब जैसे इतिहास लिखा जा रहा है कि जैसे दक्षिण कुछ था ही नहीं, उसका कुछ अस्तित्व नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हम देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो वो किसका कथन है? स्मिथ जी ऐसा कहते हैं कि प्राचीन काल के लोग इतिहासकार इस टाइप का लिखा उन्होंने कि दक्षिण का कोई अस्तित्व नहीं था। हाँ, क्योंकि मोस्टली जो अंग्रेज लोग थे तो ऊपर वो दक्षिण भारत में थे, लेकिन वो कोस्टल एरिया में थे, बट यहाँ पे ज़्यादा विस्तार था इनका। तो स्मिथ जी कहते हैं दिए गए कथन प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिखा है जैसे दक्षिण अस्तित्व में ही ना हो। इतिहासकार स्मिथ इसका वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, महमूद गजनबी के दरबार में अनेक विद्वान थे। उन्हीं में से एक ने सहनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। उक्त के रचयिता कौन थे? तो सहनामा के रचयिता कौन थे, ये आपको बताना है कि सहनामा के रचयिता कौन थे। 45 का डी हो जाएगा। डी मतलब फिरदौसी आपके थे। तो महमूद गजनवी के दरबार में उत्तबी थे, फारूकी, अलबरूनी तथा फिरदौसी जैसे अनेक विद्वान रहते थे। इसी के दरबार में फिरदौसी ने सहनामा की रचना की थी। ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फिरदौसी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। लिखा निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। इसने सुल्तान की शक्ति एवं सम्मान में वृद्धि करने के लिए पर्दा प्रथा का त्याग किया। तो किसने? पता चल जाएगा आपको। एदगीन को रजिया ने बदायूं का अख्तदार नियुक्त किया था। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि नीचे से कि रजिया के बारे में बात हो रही है। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है या नहीं। अच्छा, एक कथन और है, उसने कुबा और कुल्हा नामक वस्त्रों को धारण किया था। तो कुबा और कुल्हा ये वस्त्र हम देखेंगे, इनके ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ। तीनों बातें रजिया सुल्तान के बारे में कहेंगे। तो दिए गए सभी कथन सही है। इसने सुल्तान की शक्ति एवं सम्मान में वृद्धि करने के लिए पर्दा प्रथा का त्याग किया था, कि सुल्तान की शक्ति उसका सम्मान हो तो पर्दा प्रथा हटा दिया था। एतगीन को रजिया ने बदायूं का इख्तियार नियुक्त किया था। किसको? तो एतगीन को। उसने कुबा और कुल्हा नामक वस्त्रों का धारण भी किया था। ये तीनों ऑप्शन सही है, जिसको हम बात करेंगे कि कथन इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। उस समय रजिया सुल्तान बनी। फिर कब बनी? 1236 में दिल्ली की शासक रजिया बनी। वह पहली मुस्लिम शासक थी। ठीक है, एक तो ये प्रथम मुस्लिम शासक थी। उसने सुल्तान की शक्ति एवं सम्मान में वृद्धि करने के लिए पर्दा प्रथा का त्याग किया और वह पुरुषों के समान कुबा का मतलब होता है कोट पहनना, और कुल्हा मतलब होता है टोपी, ऊपर सिर के ऊपर टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी। उसने एतगीन को बदायूं का इख्तियार नियुक्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है कि अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतह में किस सुल्तान को विश्व का सुल्तान, युग का पिता, जनता का चरवाहा आदि उपाधियों से विभूषित किया है? तो अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतह में किस सुल्तान को, एक किताब उन्होंने लिखी थी, उसी में एक सुल्तान को विश्व का सुल्तान युग विजेता, मतलब विश्व का सुल्तान युग विजेता या चरवाहा आदि की उपाधि से विभूषित किया था। तो आपका ऑप्शन था वो डी हो जाएगा। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने
विश्व का सुल्तान या युग का विजेता, विश्व का सुल्तान या युग का विजेता, जनता का चरवाहा आदि की से उपाधि से विभूषित किया था। 47 में लिखा कि अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतह में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग विजेता, जनता का चरवाहा आदि की उपाधियां विभूषित की थी। क्वेश्चन नंबर 47 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 41 में लिखा निम्नलिखित कथनों पर घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, मैच द फॉलोइंग है, तो बताना है किसका क्या था। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी में क्या लिखा है, पहले ही कौन सा आएगा, तीसरा मतलब दुआ में कर वृद्धि हो गई थी, ठीक है। उसके बाद राजधानी में परिवर्तन किया गया, तो देख लें नीचे के प्रयोग सही विकल्प को चयन करना है। पहले तो क्या हुआ, राजधानी नहीं, पहले आपका दुआ में कर वृद्धि, फिर राजधानी में परिवर्तन, फिर आपका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ था, फिर खुरासान अभियान हुआ, फिर आपका लास्ट में आया कराचिल का सैनिक अभियान। तो ये आपके इसका क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है। हम बोल सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग में जो भी चीज़ें चलाई गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो घटनाएं घटी थी उस समय, तो दुआब में कर वृद्धि की थी इन्होंने 1325 ईस्वी में, राजधानी परिवर्तन की थी 1327 ईस्वी में। तो ये सारे कथन है पाँचों ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में किया था, खुरासान अभियान 1330 ईस्वी में कराया था, कराचिल का सैनिक अभियान 1332 ईस्वी में करवाया था। ये आपके तीनों मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग थे। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। हक ए सर्व, हक ए सर्व क्या था, तो हक ए सर्व एक सिंचाई करता, कृषि विभाग था, गल्ला मंडी का प्रधान था, या गुप्तचर था। तो हक ए सर्व आप देख लेंगे तो सिंचाई विभाग के बारे में बात करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 49 का सही सिंचाई का। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली, मतलब आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें देखा कि फिरोज शाह तुगलक ने नहर प्रणाली को बढ़ावा दिया था कि बाद में उलेमा की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर भी लगाया, जो भूमि की उपज का 10% होता था। तो भूमि की उपज का 10%, ये 10% होता था भूमि की उपज का, उलेमा कर की स्वीकृति दी थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हुसैन शाह सरकी को दिल्ली के किस सुल्तान ने पराजित कर जौनपुर से खदेड़कर वहां अपने पुत्र को नियुक्त किया था। तो हुसैन शाह सरकी को दिल्ली के किस सुल्तान ने पराजित कर जौनपुर से खदेड़कर वहां अपने पुत्र को नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 का ऑप्शन देखने में कौन सा होगा, क्या इब्राहिम लोदी था, बहलोल लोदी था, मोहम्मद शाह था, या खिज्र खां था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका वी सही हो जाएगा, बहलोल लोदी, 50 का वी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, और यह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो ये बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक तो था, किस नाम से बैठा था, तो बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसकी मुख्य सफलता 1484 ईस्वी में जौनपुर के विरुद्ध थी, वहाँ इसने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर अपने पुत्र को नियुक्त किया था। ये ऑप्शन आपका बहलोल लोदी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। 51 में लिखा है कि मैच द फॉलोइंग है, सम्मिलित करना है। दीवाने मुक्त खराज, तो दीवाने मुक्त खराज किससे, क्या अलाउद्दीन खिलजी से मैच था, दीवाने कोई फिरोज शाह तुगलक से था, दीवाने आरिज बलबन से था। तो इसमें बताने कितने सही सम्मिलित हैं कितने नहीं हैं, तो इसका ऑप्शन केवल सी हो जाएगा। केवल 2 इसमें सही विकल्प के रूप में चयन करना है, केवल 2। दीवाने कोई था फिरोज शाह तुगलक के लिए कहा जाता है, मैच करता है। तो इसकी बात कर, दीवाने मुस्तखराज किससे था, अलाउद्दीन खिलजी से। तो दीवाने मुस्तखराज क्या लिखा, नीचे के प्रयोग को सही विकल्प का चयन करें, तो सी का मतलब केवल 2। हाँ, दीवाने जो मुक्त खराज था वो अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोई मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने कोई जो था केवल 2, दीवाने कोई था वो मोहम्मद बिन तुगलक से था, और दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। तो दीवाने आरिज बलबन, ये सही है, दीवाने आरिज बलबन, और आपका एक वाला सही है। तो इसमें सही नहीं गलत बताना है, तो गलत का चयन करना था,
तो गलत आपका कौन सा हो जाएगा, केवल 2 दीवाने कोई फिरोज शाह तुगलक का नहीं था, दीवाने कोई आपका मोहम्मद बिन तुगलक के लिए था। तो ऑप्शन इसका बी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। तो कौन सी इमारत का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था, तो देखते हैं कौन कौन सी इमारत थी, किसने किसका निर्माण कराया। तो अलाई दरवाज़ा नहीं, देखते हैं कौन सा है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, अलाउद्दीन का झोपड़ा। तो हम लोग को पता है कि जो अलाई दरवाज़ा था इसकी निर्माण करता कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये खिलजी ने कराया था, ये आपका खिलजी कहाँ पे था, वो भी दिल्ली में, ठीक है। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ऐबक द्वारा। कहाँ पे, ये भी दिल्ली में है आपका। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, तो ये इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश के बारे में पूछा तो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा वो भी दिल्ली में है। अलाउद्दीन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक में अजमेर में निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इसी में 53, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और लेखक और उनकी पुस्तकों को बताना है। अब्दुल फजल अल वरही किससे मैच थी, ये चचनामा था क्या। आइया बिन अहमद तारिक मसूदी, आइया बिन अहमद सरहिंद तारिक मसूदी, इसामी फुतूउस सलातीन, अली सूफी तारिक मुबारक शाही। तो देखते हैं कौन सा 53 का सही होगा। तो 53 का आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी का मतलब है पहले का दूसरा, मतलब अबुल फजल अल वरही की जो तारीख ए मसूरी थी, ठीक है। आहिया बिन अहमद की तारीख मुगार शाही, आहिया बिन अहमद की तारीख मुगार शाही मतलब दूसरे का चौथा, सी का तीसरा। इसामी की फुतुए उस सलातीन, अली सूफ की आपकी चचनामा, अली सूफ के थे चचनामा। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, पहले का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशराफ और अजलाफ सल्तनत कालीन समाज में व्याप्त 2 वर्ग थे। सल्तनत काल में सुल्तान काजियों और मुफ्तियों की सहायता से न्याय का कार्य देखता था और ये दोनों ही पद वंशानुगत होते थे। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन देखना है वह कौन सा सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपके दोनों ही सही है कि भारत में तुर्कों के आगमन से भारतीय समाज का स्वरूप परिवर्तित तो हुआ था, समाज में 2 वर्ग भी डेवलप हो गए थे, एक अशराफ था और एक अजलाफ। अशराफ वर्ग की अगर बात करें, अशराफ क्या था, तो वर्ग में अमीर और उनके वंशज, उच्च वर्ग में उलेमा आते थे। समझ रहे हो क्या था, अशराफ वर्ग में अमीर लोग थे और उनके वंशज जो भी थे, जो उलेमा आते, उलेमा उन्हें कहा जाता था, वो लोग आते थे। अजलाफ में कौन थे, ये निम्न वर्गीय भूमिहीन मजदूर जैसे शिल्पकार, चमकार ऐसे लोग थे। सल्तनत काल में सुल्तान काजियों और मुफ्तियों की सहायता से न्याय का कार्य देखता था, सही ऑप्शन दिया था। काजी और मुफ्ती का पद वंशानुगत होता था, मतलब काजी और मुफ्ती का एक बार जो बन गए फिर उनके लड़के, फिर उनके वो, ये वंशानुगत कुछ चीज़ें होने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 55, फिर से आपको सुमेलित करना कि सुमेलित करिए राज और राजवंश। तो बरार का राजवंश इमाद शाही हो सकता है, देखते हैं। बीजापुर का आदिल शाही, अहमदनगर का निजाम शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही। तो आपको बताना इसमें कौन सा सही है। तो 55 का ए ही हो जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें सही दिख रही हैं। बरार का जो राजवंश था इमाद शाही था, बीजापुर का राज आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही और गोलकुंडा कुतुब शाही था। क्वेश्चन नंबर 56,
बाबर ने किस युद्ध ने सर्वप्रथम उस्मानी विधि या रूमी विधि का प्रयोग किया था? तो ये आपको बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम उस्मानी विधि या रूमी विधि का प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें IM का साइन लगा दो। तो किस में किया था ये आपका 56 का पानीपत का प्रथम युद्ध, मतलब ऑप्शन ए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था कि घूमकर पीछे की ओर हमला करने की जो तुलगमा युद्ध पद्धति थी। तुलगमा एक पद्धति क्या था? घूमकर पीछे की ओर युद्ध कर वो हमला कर देना। उज्बेक भी इसे ही कहते थे तुलगमा पद्धति को। तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि भी थी। उस्मानी विधि को हम रूमी विधि कहते हैं, जो तोपों को सजाया जाता है। उस्मानी विधि में दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की विधि थी। तो इस वजह से ये पानीपत का उस्मानी विधि कब रूमी विधि का यूज हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। 57 में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि क्या है। 3 कथन दिए, इनमें से कथन किसके संदर्भ में दिए गए? इसके नाम दिए बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, फिरोज शाह। किसके बारे में? इसने दिल्ली के नज़दीक यमुना नदी के किनारे एक शहर का निर्माण कराया। तो आप आइडिया लग गया होगा इसी से कि इसमें कौन हो सकता है। इसके साम्राज्य काल में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा प्रसिद्ध हिंदी कृत पद्मावत लिखी गई थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया था। तो आप बता सकते हैं कि इसके बारे में बात हो रही है। ऑप्शन इसका यहाँ पे 57 का वी हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने ही चांदी का रुपया तांबे का दाम चलाया था, ठीक है। और इसी के साम्राज्य काल में मोहम्मद जायसी द्वारा प्रसिद्ध हिंदी कृति पद्मावत लिखी गई थी। इसने दिल्ली के नज़दीक यमुना नदी किनारे एक शहर का भी निर्माण कराया था। तो ये आपका सही हो गया। ऑप्शन आपका बी सही है। तो ये सारे कथन किसके बारे में? शेरशाह सूरी के बारे में सही है। इसका जो शासनकाल था ये बहुत ही प्रगतिशील था। इसने चौसा 1539 में और बिलग्राम कन्नौज 1540 ईस्वी में हुमायूं को परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। तो इसने किसको? हुमायूं को परास्त किया था। चौसा के 1539 में और बिलग्राम कन्नौज के 1540 में, और दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। इसने दिल्ली के निकट यमुना नदी के किनारे एक शहर का निर्माण करवाया है तथा इसने शुद्ध चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम को ही मतलब जो भी सिक्के होंगे उसको दाम कहा गया था। इसी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रसिद्ध हिंदी कृति पद्मावत, जिसको पढ़ते हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखी गई थी। तो ये सारी चीज़ें इसने कराई थी। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। धर्मठ। देखो इसमें क्या पूरी हिस्ट्री कवर कराई जा रही है। GS वर्ड में बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज बनाया कि हिस्ट्री के ही क्वेश्चन दिए गए, वो सारी हिस्ट्री कवर हो रही है। धर्मत का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो धर्मत का युद्ध देखते हैं 58 में। साम्राज्य पर धर्मत का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 58 का यहाँ पे औरंगजेब और दारा के मध्य नहीं, शाही सेना और शाह शुजा के मध्य नहीं, औरंगजेब और शाही सेना के मध्य, दारा और शाह शुजा के मध्य। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 58 का सी। कौन सा हो जाएगा? सी। औरंगजेब और शाही सेना के मध्य धर्मठ का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और शाही सेना के मध्य धर्मठ का युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या होता है? साम्राज्य पर अपनी दावेदारी के लिए औरंगजेब को 5 युद्ध लड़े थे कि हम दावेदारी कर रहे थे कि हम साम्राज्य चलाएंगे, लेकिन उसके लिए 5 युद्ध लड़ने पड़े। उन्हीं में से एक धर्मठ का युद्ध था जो औरंगजेब तथा शाही सेना के मध्य हुआ था। ये 58 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 59 देखते हैं। मुगल साम्राज्य की पूर्ण आंतरिक तथा बाह्य संप्रभुत्ता थी, ये कथन दिए गए। उन्होंने खलीफा जैसी किसी भी बाहरी ताकत को अपना स्वामी मानने से इनकार कर दिया था। क्या देखते हैं यह सही बात है या नहीं है? तो ये कथन है 59। क्या दोनों सही है या नहीं? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है कि ऑप्शन यहाँ पे ए ही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या कर रहा है। इसमें लिखा था मुगल साम्राज्य की पूर्ण आंतरिक तथा बाह्य संप्रभुत्ता थी। उन्होंने खलीफा जैसी किसी भी बाहरी ताकत को अपना स्वामी मानने से इनकार कर दिया था। तो ये आपका सही हो जाएगा उपरोक्त कथन दोनों।
क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। 60 में लिखा है कि भीमबेटका गुफाएं निम्न पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग से लेकर ताम्रपाषाण युग तक की मानव विकास की निरंतरता को दर्शाती हैं। तो क्यों? तो इसके बारे में बताना है कि भीमबेटका के बारे में क्या है। इसमें लिखा है कि बुद्ध की सबसे बड़ी कांस्य मूर्ति के कारण, एक चट्टान के विशाल मंदिरों के कारण, सभी युगों के उपकरणों और औजारों के उपयोग के साक्ष्य के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सिंपल से हमें दिख रहा है कि ऑप्शन सी है, जो सभी युगों के उपकरणों और औजारों के उपयोग के साक्ष्य के कारण। यहाँ पे जो भीमबेटका गुफाएं हैं, या निम्न पुरापाषाण युग हो या मध्य पुरापाषाण युग हो से लेकर ताम्रपाषाण युग तक की मानव विकास की निरंतरता को दर्शाती है। तो ये सभी को उपकरणों और औजारों के उपयोग के साक्ष्य के कारण। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके। भीमबेटका की शैलाश्रय पूर्व पाषाण युग का एक पुरातात्विक स्थल है। इन गुफाओं के बाद के मध्य पुरापाषाण युग में कुदाली जैसे नए औजारों के अलावा निम्न पुरापाषाण युग के लघु आकार के पत्थर के औजारों का मिलने की मानव विकास की निरंतरता देखने को मिलती है। उत्तर पाषाण युग में फलक, छिद्रक और बुरिन जैसे नए प्रकार के औजार भी उभर कर सामने आए। तो इसका ऑप्शन सी था आपका, सभी युगों के उपकरणों और औजारों के उपयोग के कारण। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। जिसमें और एक लाइन लिखी थी, पहले औजार मुख्यतः जो क्वार्टजाइट और बलुआ पत्थर के बने होते थे, जबकि मध्यपाषाण युग में बनाए जा रहे औजार प्रायः स्फटिक के बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अब आगे आपने उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा को दर्शाता है? तो पहले हम बनाएंगे चारों दिशाएं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और अपने हाथ की साइड में हम पूर्व रखेंगे, इधर पश्चिम। तो क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 61 का बी, आलमगीर। आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा है, जबकि मांडा जम्मू कश्मीर में, तो ये उत्तर में हो जाएगा, उत्तरी सीमा के अखनूर जिले में, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा है। ठीक है, अगर मांडी आ जाता तो ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध वर्तमान मथुरा क्षेत्र से था? बहुत ईजी क्वेश्चन दे दिया, एकदम से सबको पता है किसका था। कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध वर्तमान मथुरा क्षेत्र से था? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 62 का वी, सूरसेन। तो चेदी महाजनपद पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक था। यह सुक्तिमती नदी के पास देश था, जिसमें बुंदेलखंड का दक्षिणी भाग और जबलपुर का उत्तरी भाग सम्मिलित था। वत्स, ये चेदी के बारे में हो गया। बत्स की बात करें तो बत्स महाजनपद के अंतर्गत आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तथा मिर्जापुर जिले आते हैं। इस जनपद की राजधानी कौशाम्बी जिला, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौशाम्बी में दोनों बौद्ध और जैन धर्म के दोनों स्रोत मिलते हैं। सूरसेन की बात करें तो महाजनपद उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जनपद था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। उत्तरी भारत का प्रसिद्ध कौशल जनपद, जिसकी राजधानी विश्वश्रुत नगरी अयोध्या थी। तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिला गोंडा और बहराइच के क्षेत्र में शामिल था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा, निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? तो नहीं पे ध्यान देना पहले तो, कि नहीं पूछा है उसने, तो नहीं है सुमिलित, वो देखना। 63 का यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या लिखा है? लखनऊ अधिवेशन रमेश चंद्र दत्त, इलाहाबाद अधिवेशन मोतीलाल नेहरू, कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू, मेरठ अधिवेशन आचार्य JV कृपलानी। तो हम देखेंगे 63 से डी वाला इसका सही है, सी सही है। लखनऊ अधिवेशन रमेश चंद्र दत्त थे, ठीक सही है। तो 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू वाला, ये इलाहाबाद अधिवेशन में नहीं थे। तो 15वां अधिवेशन 1899 ईस्वी में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में हुआ था। 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में अंबिकाचरण
मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था, तो लखनऊ में ये 2 हुए थे, तो अब अंबिकाचरण मजूमदार भी होता तब भी हम सही कर देते इसको। 50वां अधिवेशन 1936 में फिर से लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, तो 3 तो ये लखनऊ में ही हो गए, तो मतलब जवाहरलाल नेहरू भी होता तब भी हम सही कर देते। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल्की जो पहले अंग्रेज थे उनकी अध्यक्षता में हुई थी। 8वां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद के विमोचन चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। 26वां अधिवेशन 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में विलियम बेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ था। एकमात्र 41वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ था। एकमात्र 55वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था। तो हमने देखा मोतीलाल नेहरू तो कहीं बात ही नहीं आई, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे 63 का बी। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। लिखा निम्नलिखित में कौन सा स्थान एका आंदोलन 1921 में तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कौन सा स्थान एका आंदोलन 1921 में शामिल नहीं था, तो ये मैं बताना कौन सा स्थान एक जो एका आंदोलन हुआ था उसमें शामिल नहीं था। जो 64 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बाराबंकी था, हरदोई भी था, बरेली नहीं था, बहराइच भी था। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में 1921 के अंत में बेगारी या लगान जिसमें वृद्धि एवं जो राजस्व की वसूली थी, तो इसके कार्यों में जमींदारों द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियों के विरोध में एका आंदोलन चलाया गया कि जो जमींदार थे उसको दमनकारी नीति अपना रहे थे, तो इसके विरोध में एक एका आंदोलन चलाया गया। एका या एकता आंदोलन में प्रतीकात्मक धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 64 था। अब आते हैं 64 के बाद 65 में। तो इसमें कौन सा स्थान शामिल नहीं था? बरेली नहीं था, बाराबंकी था, हरदोई था, बहराइच था और सीतापुर था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में लिखा है 1801 ईस्वी में अवध निम्नलिखित में से किस नवाब ने बेलेजली के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी? तो ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे पूछा जाता है। तो कौन था इसका? सबको पता रहता है कि शहादत अली खान होंगे। तो क्या था कि 1801 में अवध नवाब ने बेलेजली के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी। तो आपके कौन थे वे? वो थे सादत अली खां। सादत अली खां का कार्यकाल 1798 से लेकर 1819 ईस्वी तक था। 1801 में सादत अली खां ने बेलेजली से सहायक संधि स्वीकार की और इलाहाबाद का क्षेत्र भी अंग्रेजों को प्रदान कर दिया था। 1809 में ईस्वी में सादत अली खां को राजा की उपाधि प्रदान की गई, मतलब वही उसको रिटर्न कर दिया था और इन्होंने इलाहाबाद का क्षेत्र भी अंग्रेजों को दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आपका सादत अली खान। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हुए एक अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ। तो सबको पता ही है 1916 मतलब लखनऊ अधिवेशन, जिसको हम और भी नामों से जानते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के भी नाम से जानते हैं। तो इसी में 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार के नेतृत्व में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भी एकता हुई थी, उसमें और 2-3 पहलू और थे, सारी चीज़ें हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। अच्छा 66 होगा, 67 की बात करते हैं। 67 लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा जौनपुर में वास्तुकला की सरकी शैली का उल्लेखनीय उदाहरण है? तो जौनपुर में वास्तुकला की सरकी शैली का उल्लेखनीय उदाहरण है 67 का कि अटाला मस्जिद है जौनपुर में। देखते हैं, अटाला मस्जिद से तो मुझे लग रहा है क्लियर है ही। जमा मस्जिद है या लाल
दरवाज़ा मस्जिद है, तो अटाला मस्जिद तो दिख रही है, और जमा मस्जिद भी यहाँ पे, मतलब लाल दरवाज़ा भी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी इज राइट के जौनपुर के सरकी शासक शिक्षा और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। इस अवधि के दौरान जौनपुर को भारत के सिराज के रूप में जाना जाता था। जौनपुर में वास्तुकला की सरकी शैली के सबसे उल्लेखनीय उदाहरण अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद और जामा मस्जिद के मिलते हैं। ये आपका 67 क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। 68 में लिखा है कि मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे कैदियों को बचाने के लिए निम्नलिखित में किस वकील ने पैरवी नहीं की थी। तो ध्यान देना, क्या पूछा है कि पैरवी नहीं की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। देखते हैं, कैलाशनाथ काटजू, एमजी छांगला, तो कौन थे? 68 का आपका हो जाएगा बी, मोतीलाल नेहरू ने पैरवी नहीं की थी। तो मेरठ षड्यंत्र केस में विरोध में 21 मार्च जो 1929 को मोतीलाल नेहरू ने वकील के रूप में नहीं अपितु राजनीतिक के रूप में केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया था। तो ये राजनीतिक रूप से आए थे और कहा था कि केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव लाए। मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे कैदियों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जैसे थे, और आपके M.A. अंसारी, कैलाशनाथ काटजू, M.G. छांगला ने वकील के रूप में पैरवी की थी। 69 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में किसके अंतर्गत बलिया में स्वतंत्र सरकार का गठन हुआ था। तो भारत छोड़ो जब आंदोलन था उसके समय, तो ये किसके अंतर्गत बलिया में स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया था। तो इसमें J.C. निगम, मानकी हजारा दिया गया है। ऑप्शन सी चिंतू पांडे या पंडित महानंदन मिश्रा। सबको पता है कि बलिया की जब बात आएगी तो हम लगाएंगे ऑप्शन सी चित्तू पांडे बलिया के लिए। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में जब ब्रिटानिया हुकूमत के समांतर पहली सरकार बलिया में बनी, तो इस सरकार का नेतृत्व गांधीवादी नेता चित्तू पांडे ने किया था। तो गांधीवादी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 70 लिखा है, नवीनतम पुरातात्विक खुदाई के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना कृषि साक्ष्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थल पर मिला है। तो ये तो पता ही होगा सबको, उत्तर प्रदेश के, लेकिन ध्यान देना कि यूपी के पूछा है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से मिला है। तो 70 में दिया है क्या? कोल्हड़वा, तो उत्तर प्रदेश में है नहीं। सराय नहर, महादहा या लेहुरा देव, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, लेहुरा देव से। नवीनतम खुदाई के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना कृषि साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर शहर में स्थित लेहुरा देव, यहाँ से 8000 ईसा पूर्व 9000 ईसा पूर्व के चावल के प्रमाण मिले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 70 तक आपके जो जीएस के क्वेश्चन थे ये हो गए, और इसमें कुछ आपके मिक्सअप फॉर्म में